नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 25 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। केंद्र ने नहीं दी 366 करोड़ की मदद, पीडब्ल्यूडी पर मंडराया आर्थिक संकट, करोड़ों का भुगतान फंसा। पीडब्ल्यूडी के सामने बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। जिन ठेकेदारों की मदद से विभाग सड़कें बहाल कर रहा था, उन्हें भुगतान के लिए पीडब्ल्यूडी के पास बजट नहीं है। इसके अलावा पूर्व के प्रोजेक्टों का भुगतान भी फंस गया है। विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं भी आर्थिक संकट की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी को अतिरिक्त बजट की जरूरत है और इसकी बड़ी उम्मीद विभाग ने केंद्र सरकार से लगा रखी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से विभाग को बजट नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने 366 करोड़ रुपए का आकलन केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें 272 करोड़ राज्य आपदा के तहत और 94 करोड़ रुपए पुलों को हुए नुकसान की एवज में प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बजट का प्रावधान विभाग को नहीं हो पाया है। इससे पुलों के निर्माण और ठेकेदारों के भुगतान में देरी हो रही है। विभाग को राज्य के ठेकेदारों को करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करना है। गौरतलब है कि विभाग ने 11 पुलों को 94 करोड़ रुपए का आकलन बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। प्रदेश में करीब 116 पुल बरसात की वजह से धराशायी हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से टूटकर बह चुके हैं। इन पुलों को दोबारा बनाने में पीडब्ल्यूडी को करीब 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। विभाग ने इस जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद 94 करोड़ का आकलन केंद्र को भेजा था। मानसून में राज्य उच्च मार्गों को हुए नुकसान की भी एक अलग से रिपोर्ट विभाग ने केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में 272 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश भर में विभाग की 1,500 से ज्यादा सड़कें बाधित हो गई थी और पीडब्ल्यूडी को इस आपदा से करीब 3,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। केंद्र और राज्य की उम्मीद के सहारे पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि विभाग ने केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तावित कर दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश को मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई हामी नहीं भरी है। प्रदेश में जिन ठेकेदारों की मदद से विभाग ने बरसात में सड़कों को बहाल करने का काम किया है, उनका भुगतान भी लंबित है। विभाग राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के संपर्क में है। केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलता है तो निर्माण शुरू कर पाएगा। चेहरे पर राक्षसों का मुखौटा पहन नाचते हैं लोग, अनूठी है छतराड़ी जातर मेलों की यह परंपरा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों की स्थापना को लेकर कई रोमांचक और रहस्यों से भरी कहानियां प्रचलित हैं। इनमें कुछ ऐसी भी कथाएं सामने आती हैं जो मौजूदा दौर में हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसी की एक परंपरा का निर्वहन शनिवार को भरमौर विस क्षेत्र के छतराड़ी जातर मेले किया गया। मान्यता है कि मां शिवशक्ति ने राक्षसों का नरसंहार किया था और इस खुशी में यह नृत्य वर्ष में एक बार होता है। बहरहाल इस नृत्य के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोग इसे अपने इतिहास की एक अहम कड़ी मानकर सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। जिला चंबा मुख्यालय से 56 किलोमीटर दूरी पर बसे छतराड़ी गांव में हर वर्ष आयोजित होने वाले जातर मेले में यह नृत्य किया जाता है। राक्षसों के मुखौटे पहनकर एक विशेष जाति वर्ग के लोगों द्वारा यहां नृत्य किया जाता है और इस दौरान वही लोग मुखौटे रूपी राक्षसों और बुरी आत्माओं को जंगल की ओर भगा देते हैं।
लोगों को अपना शिकार बनाते थे राक्षस। छतराड़ी का जातर मेला मां शिव शक्ति को समर्पित है। कहा जाता है कि किसी समय जिस स्थान पर छतराड़ी गांव बसा है, वहां पर जंगल हुआ करता था और गांव के लिए इकलौता रास्ता होने के कारण यहां से आने जाने वाले ग्रामीणों को राक्षस अपना शिकार बनाते थे। लिहाजा मां शिव शक्ति ने यहां पर राक्षसों का नाश किया था। कहा जाता है कि राक्षसों से मुक्ति दिलाने की खुशी में राक्षसों के मुखौटे पहन नृत्य किया गया था और सैकड़ों सालों से यह परंपरा जारी है। अलबत्ता मौजूदा समय में भी छतराड़ी के शिव शक्ति मंदिर में राक्षसों के मुखौटे रखे हुए हैं और इन्हें स्थानीय कारीगरों ने ही सैकड़ों साल पहले बनाया था। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़की कार, एक युवक की मौत, एक गंभीर घायल। कुल्लू के साथ लगते भेखली सड़क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसा शनिवार देर रात को पेश आया है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय कार सवार दो युवकों के दो दोस्त भी पीछे से स्कूटी पर आ रहे थे। जैसे कि रामशिला भेखली व्यासर सड़क मार्ग पर कार पहुंची तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से नीचे लुढ़क गई। कार के गिरते ही स्कूटी पर आ रहे दोस्तों ने हादसे में घायल हुए दोनों कार सवारों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज जारी है। हादसे की पुष्टि करते हुए एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान ईशान सोहल 16 पुत्र राजकुमार सोहल निवासी इनर आखाड़ा बाजारू कुल्लू के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्कूली छात्राओं ने आपदा राहत कोष में भेंट की अपनी गुल्लक की राशि, सीएम सुक्खू ने की सराहना। लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल शिमला की दो नन्ही छात्राओं 7वीं कक्षा की अहाना वर्मा और दूसरी कक्षा की जिया वर्मा ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए अपनी गुल्लक भेंट कर क्रमशः 10,229 रुपये और 9,806 रुपये का योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों के इस अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आपदा प्रभावित लोगों की तकलीफों को कम करने में अपना योगदान देकर इस नेक काम में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नन्ही बेटियों का यह प्रयास हिमाचल के लोगों की जीवटता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है और समस्त समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी है। मंडी में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.8 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर के पास रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जानकारी दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह तड़के 04:52 बजे आया, जिसका केंद्र 31.60 उत्तर अक्षांश और 77.09 पूर्व देशांतर और राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 65 किलोमीटर दूर मंडी शहर के पास पृथ्वी की सतह से 4 किमी की गहराई पर दर्ज किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जानमाल के किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल बोले, नियत साफ हो, सेवाभाव हो तो हर काम मुमकिन।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने शिमला स्थित ग्रैंड होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, महामंत्री त्रिलोक कपूर, मीडिया प्रभारी करण नंदा, सुदीप महाजन, रमा ठाकुर, राजपाल, मंडल अध्यक्ष सुनील धर विशेष रूप में उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। जब इच्छाशक्ति दृढ़ हो, इरादा नेक हो, नियत साफ हो और भाव सेवा का हो तो हर काम मुमकिन होता है। ऐसा व्यक्ति ही इतिहास रचता है और लोगों के दिलों में बसता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही इतिहास इस सितंबर में रचा है। एक तो देश को नई संसद की सौगात आजादी के अमृतकाल में उनके नेतृत्व में देश को मिली और इस नई संसद में जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है उसके लिए देश को 27 वर्षों से इंतजार था। लोकसभा ने 20 सितंबर को जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है वह भारत के लिए ऐतिहासिक छलांग है और देश की नारी शक्ति के लिए एक वरदान है। नई संसद में आयोजित पहले और संसद के विशेष सत्र के दूसरे ही दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के मुताबिक लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मंजूरी मिलते ही शुरू होंगे 329 करोड़ के प्रोजेक्ट। विभाग ने मांगी है प्रशासनिक अनुमति और तकनीकी समिति की राय। पीडब्ल्यूडी ने नाबार्ड से मंजूर प्रोजेक्टों पर प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी समिति की राय मांगी है। दोनों मंजूरी मिलने के बाद इन प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन प्रोजेक्ट की कागजी कार्यवाही 13 अक्टूबर तक पूरी करने के बाद इसकी रिपोर्ट योजना विभाग को सौंपी जाएगी और प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। नाबार्ड ने बीते 13 सितंबर को प्रदेश के लिए यह प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक पत्र पीडब्ल्यूडी को जारी किया था। इनमें 329 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से 117 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 15 सड़कों का निर्माण होगा, जबकि 179 करोड़ 20 लाख रुपए के 30 प्रोजेक्ट ग्रामीण पेयजल योजनाओं और एक प्रोजेक्ट सीवरेज योजना का मंजूर हुआ है। कुल बजट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। हालांकि इनमें 90% 117 करोड़ 23 लाख रुपए ऋण के तौर पर विभाग को मिलेंगे, जबकि इसमें 10% करीब 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा शामिल रहेगा। जल शक्ति विभाग को 199 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इनमें 179 करोड़ 20 लाख रुपए ऋण, जबकि करीब 20 करोड़ रुपए राज्य के हिस्से के रूप में चुकाने होंगे। राज्य सरकार के योजना विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा सड़कों के 7 प्रोजेक्ट कांगड़ा में मंजूर हुए हैं। इनमें से 6 नई सड़कों का निर्माण होना है, जबकि एक सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके साथ ही सोलन में 3 ही, हमीरपुर में 2, कुल्लू, सिरमौर और ऊना में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। जल शक्ति विभाग को 30 में से कांगड़ा में 8, ऊना 7, हमीरपुर में 4, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में 2-2, जबकि चंबा में एक पेयजल योजना को मंजूरी मिली है। जबकि एकमात्र सीवरेज प्रोजेक्ट कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया में मंजूर हुआ है। यह सीवरेज प्रोजेक्ट कटोली हरसकनारा में पूरा होगा। प्रोजेक्ट की डीपीआर को लेकर तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुझाव प्रोजेक्ट में शामिल किए जा सकते हैं।
फिलहाल तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तय अवधि में शुरू करेंगे काम। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी कागजी कार्यवाही तय अवधि में पूरी कर ली जाएगी। तकनीकी समिति की मंजूरी के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के तहत मंजूर हुए इन प्रोजेक्ट के लिए सभी कागजी कार्यवाही अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को यह दूसरी मंजूरी मिली है। बच्चों को गुल्लक तोड़ते देखा तो सोचा हम भी मदद करें। सहायता को मुख्यमंत्री के परिवार ने भी बढ़ाए हाथ। प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में सभी क्षेत्रों के लोगों ने आपदा पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके परिवार ने इस उद्देश्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने जमा पूंजी से 51 लाख रुपए की राशि आपदा राहत कोष 2023 में दान दी है। उनकी 88 वर्षीय माता संसार देवी ने भी 50,000 रुपए का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक चर्चा के दौरान कहा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही जरूरतमंदों की मदद और दान उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। जब इस आपदा के दौरान छोटे बच्चों को अपने गुल्लक तोड़कर प्रभावितों के लिए अंशदान देते हुए देखा तो उनमें भी अपनी क्षमता के अनुरूप इसमें सहयोग करने का भाव जागा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरों की मदद से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त जनता मेरा बड़ा परिवार है। उन्हें संकट की इस घड़ी में मदद की आवश्यकता है और ऐसे में आगे बढ़कर सभी की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान दिए गए योगदान का स्मरण करने पर कहा कि यह कार्य बिना किसी श्रेय के केवल मानवता की सहायता के लिए किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले एक विधायक के रूप में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना महामारी के स्वयं अपने 1 वर्ष के वेतन के अलावा अपनी सावधि जमा एफडी में से 11 लाख रुपए का अंशदान किया था। 12,000 करेयाड़ की चपत। इस बरसात के दौरान भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 441 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस दौरान प्रदेश के लोगों ने एकजुटता और साहस का परिचय दिया है, जो सराहनीय है। यह देश में संभवतः पहला उदाहरण है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी तथा अपने परिवार की संचित जमा पूंजी जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान की हो। अब पटरी पर लौट रहा पर्यटन कारोबार। राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी फेस्टिवल सीजन इस संबंध में एक मील पत्थर साबित होगा, क्योंकि प्रदेश में अब पर्यटन कारोबार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कर्टन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्रोशर जारी किया। रविवार को यहां राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि कुल्लू दशहरा धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का वैश्विक प्रतीक है। यह रहे मौजूद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक भुवनेश्वर गौड़, रवि ठाकुर एवं सुरेंद्र शौरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया
नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, संयुक्त सचिव आईसीसीआर अंजू, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कुल्लू में 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपए की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसमें कुल्लू में 5.49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 मंजिला बहुउद्देशीय उपायुक्त कार्यालय का भवन शामिल है। इस भवन में 2 सम्मेलन कक्ष सहित विभिन्न कमरे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ढालपुर में खेल प्रतिभाओं के लिए 3 करोड़ रुपए से निर्मित इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन तथा कुल्लू में 3.51 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महिला पुलिस स्टेशन भी जनता को समर्पित किया। फोन हैक कर बैंक खातों तक पहुंच रहे साइबर ठग, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट। फोन के प्रयोग की सही जानकारी होना जरूरी। स्मार्टफोन जहां लोगों के काम को सरल बनाने में वरदान साबित हो रहे हैं, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो यह लोगों के लिए अभिशाप भी बन सकता है, क्योंकि शातिर इससे आपका प्राइवेट डाटा चोरी होने के साथ साथ जासूसी भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल व सोशल मीडिया के उपयोग की सही जानकारी होना जरूरी है। साइबर सेल शिमला के एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि विज्ञान की बनाई हर चीज के भी 2 पहलू है। सही इस्तेमाल वरदान है तो दुरुपयोग अभिशाप बन सकता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। टूल्स, टेक्स्ट मैसेज, फाइल्स, चैट्स, कमर्शियल मैसेजिंग ऐप, कंटेंट, कॉन्टैक्ट्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री सहित फोन पर लगभग सभी कंटेंट को एक्सेस और रिट्रीव कर सकते हैं। स्मार्टफोन हम लोगों के लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन यह सूचना और संवेदनशील डाटा का एंट्री गेट भी है, जिसका गलत हाथों में पड़े से दुरुपयोग किया जा सकता है। जेसीसी पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चौहान गुट का दावा, कहा कार्यकारिणी के गठन के बाद जिला स्तर पर करेंगे बैठकें। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चौहान गुट ने संयुक्त सलाहकार समिति पर दावा जताया है। समिति उन जिलों में जेसीसी की बैठक बुलाएगी जिनमें कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। समिति की ये बैठकें उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हो सकती हैं। भविष्य में राज्यकारिणी के गठन के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर जेसीसी का आयोजन होगा। जेसीसी नवंबर माह में आयोजित की जाएगी। दरअसल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चौहान गुट ने 30 अक्टूबर से पहले राज्य कार्यकारिणी के गठन का फैसला किया है। इसके बाद प्रदेश भर में कर्मचारियों समस्याओं पर मांग पत्र तैयार किया जाएगा और इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारी संघ जल शक्ति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान ने बताया कि 5 जिलों में महासंघ का गठन अभी होना है। इनमें बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति शामिल है। इन जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में कार्यकारिणी बन चुकी है। जिन जिलों में कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है, वहां महासंघ उपायुक्त के साथ कार्यकारिणी का गठन करेगा। संयुक्त सलाहकार समिति का फैसला हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चौहान गुट के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और अराजपत्रित कर्मचारी संघ उद्यान विभाग के प्रदेशाध्यक्ष राजीव चौहान और अराजपत्रित कर्मचारी संघ जल शक्ति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान ने किया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चौहान गुट ने शिमला जिला की कार्यकारिणी का गठन कर लिया है।
कार्यकारिणी के चुनाव गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और उद्यान विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। राजपत्रित अधिकारी सुशील शर्मा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और हरदयाल सिंह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हाउस की स्वीकृति से नियुक्त किए गए थे। वन विभाग के नृपजीत चुने शिमला के अध्यक्ष। जिला शिमला कार्यकारिणी में वन विभाग से नृपजीत सिंह ठाकुर को अध्यक्ष और जल शक्ति विभाग से LD चौहान को महासचिव चुना गया। इसके अलावा उपेंद्र जगटू को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ज्योति शर्मा को संयुक्त सचिव, बिशन चौहान को कोषाध्यक्ष, राजू वर्मा को उपाध्यक्ष, खेमराज को अतिरिक्त सचिव व शमशेर सिंह को संगठन सचिव चुना गया। जिला शिमला NGO की चुनी हुई कार्यकारिणी ने संवैधानिक शपथ लेने के बाद ऐलान किया कि जल्द कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। जीवन बीमा की पेशकश के लिए समझौता। HP ग्रामीण बैंक ने केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया करार। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक HPGB के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो HPGB के ग्राहकों के लिए कंपनी के बीमा समाधान लाएगा। HPGB छठा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसे कंपनी के वितरण नेटवर्क में जोड़ा गया है। रणनीतिक गठबंधन बैंक के ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की जीवन बीमा पेशकशों की एक विस्तृत श्रृंखला में से चुनने के लिए सशक्त बनाएगा। राज्य में HPGB की 274 शाखाओं की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाते हुए यह केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस को बैंक के 13.5 लाख से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। इस नए गठजोड़ के साथ केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस राज्य में अपनी वितरण पहुंच को और बढ़ाने और राज्य के विभिन्न जिलों में HPGB ग्राहकों तक पहुंचने के लिए तैयार है। यह हिमाचल प्रदेश के भीतर वितरण गठजोड़ के लिए अन्य अवसर भी तलाश रहा है। इस बारे में ऋषि माथुर, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अल्टरनेट चैनल और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी करके उत्साहित हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने साझेदारी पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, मौसम विभाग का पूर्वानुमान 30 तक बारिश के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। रविवार को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। प्रदेश में 25 के बाद मानसून के विदा होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 25 से 30 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। उधर 1 से 24 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 36% कम बारिश दर्ज हुई है। चंबा में 24, हमीरपुर 10, किन्नौर 64, कुल्लू 35, लाहौल स्पीति 80, मंडी 48, शिमला 65, सिरमौर 34 और सोलन में सामान्य से 70% कम बारिश हुई है। इस दौरान कांगड़ा में सबसे अधिक 228.2, ऊना 158.3 व बिलासपुर में 121.8 mm बारिश दर्ज की गई। मानसून सीजन में 10,896 घरों को नुकसान। इस मानसून सीजन में 24 जून से 23 सितंबर तक 468 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
इनमें से 180 की सड़कों हादसों में मौत हो गई। कुल 487 घायल हुए हैं। राज्य में 2647 घर पूरी तरह ढह गए हैं। 11,129 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 320 दुकानों व 5,977 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। मानसून सीजन के दौरान अब तक 8,667.95 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। अब तक राज्य में भूस्खलन की 168 और अचानक बाढ़ की 72 घटनाएं सामने आई है। मनाली लेह सड़क पर दौड़ी गाड़ी 4 दिन बाद मार्ग खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। मनाली लेह मार्ग पर रविवार को वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। रोहतांग दर्रे सहित शिंकुला, बारालाचा व कुंजुम दर्रों में दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि रविवार को हिमपात नहीं हुआ, लेकिन दर्रों में बर्फीली हवाओं से मौसम ठंडा रहा। छुटपुट पर्यटक भी शिंकुला व बारालाचा पहुंचे। शिमला से काजा होकर मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या अब नाममात्र रह गई है। लेह की ओर पर्यटकों का मनाली आना जारी है। लेह से पर्यटक मनाली होते हुए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तांदी किलाड़ मार्ग भी 4 दिन बाद शनिवार को बहाल हो गया है। तिंदी पास अभी भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, लेकिन रविवार को मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। बीआरओ कमांडर कर्नल शबरीश वाचली ने बताया कि लेह मार्ग पर अभी सड़क मरम्मत का कार्य जारी है और सरचू में अस्थायी ट्रांजिट कैंप भी स्थापित है। लेह सहित सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है। सिद्ध करो आप 1969 में पैदा हुए थे। उर्दू भाषा को ट्रांसलेट करने वाला न होने से सरकारी विभागों के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। विशेषकर स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसलेटर न होने के चलते सबसे अधिक परेशानी है और वर्ष 1969 से पहले जन्मे लोगों के रिकॉर्ड को पढ़ पाना कठिन हो गया है। लिहाजा जब भी कोई व्यक्ति 1969 से पहले जन्मे व्यक्ति का मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र के लिए आते हैं तो उन्हें निराश होना पड़ता है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौर रहे कि यह सर्टिफिकेट पेंशन, आधार कार्ड सहित कई अन्य कागजी कार्रवाई में आवश्यक है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रांसलेटर की कमी आड़े आ रही है। जानकारी के अनुसार सोलन के सीएमओ कार्यालय में पूरे जिला सोलन के लोगों की जन्म और मृत्यु जानकारी होती है। यदि कोई भी व्यक्ति यहां से जानकारी लेना चाहे तो उसे मिल जाती है, लेकिन इन दिनों यहां पर एक मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों से उर्दू ट्रांसलेटर नहीं मिल पा रहा है। इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनका रिकॉर्ड 1969 से पहले यहां दर्ज हुआ है। उस समय जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ वह उर्दू भाषा में था, लेकिन वर्तमान में सीएमओ कार्यालय में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो कि उर्दू पढ़ सके। लिहाजा पुराने कई सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए चुनिंदा लोग ही पहुंच रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 4 से 5 लोग इस सर्टिफिकेट को बनाने पहुंचते हैं। ऐसे में महीने में कम से कम 100 से भी अधिक से लोग सर्टिफिकेट बनाने आते हैं। हालांकि सोलन स्वास्थ्य विभाग के पास कभी भी अपना ट्रांसलेटर नहीं रहा है। जरूरत के हिसाब से उपायुक्त कार्यालय से ट्रांसलेटर आता रहा है। एचडीएम हफ्ते में एक दिन उर्दू सेंटर के अध्यापक की सेवा पर बात। दाराजन उप्पल, सीएमओ सोलन ने बताया कि उर्दू भाषा का ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा है। ऐसे में पिछला रिकॉर्ड पढ़ने में परेशानी आ रही है।
विशेषकर 1969 से पहले का रिकॉर्ड उर्दू में ही दर्ज है। उर्दू सेंटर से एक अध्यापक सप्ताह में एक दिन अपनी सेवाएं हॉस्पिटल में देने को लेकर भी बात की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही यहां पर ट्रांसलेटर मिल जाएगा और लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कालका से तारादेवी तक ट्रेन चलाने की तैयारी, आज ट्रायल सफल रहने पर यात्रियों को कल से मिलेगी सुविधाएं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे मार्ग पर सोलन के बाद अब तारादेवी तक रेलवे की ट्रेन चलाने की योजना है। इसके लिए रेलवे की तकनीकी टीम द्वारा सोमवार को ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। रेलवे के उच्चाधिकारियों का कहना है कि यदि यह ट्रायल सफल रहा तो मंगलवार से कालका से तारादेवी तक ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे की 26 सितंबर को कालका से तारादेवी के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। कालका से पहली ट्रेन सुबह 4:30 बजे कालका से चलकर 8:45 पर तारादेवी पहुंचेगी। रेलवे द्वारा ट्रेनों की समय सारणी शनिवार को जारी की गई है। लंबे समय बाद इस ट्रेन के चलने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं स्थानीय लोगों को भी रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। कंडाघाट रेलवे स्टेशन से आगे कनौह सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शिमला जाने के लिए रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंबे समय से मार्ग बाधित होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तारादेवी से शिमला के बीच भी रेलवे मार्ग बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे का 30 सितंबर तक शिमला तक बहाल करने का लक्ष्य है। गौर हो कि गत दिनों रेलवे द्वारा 20 सितंबर से कालका के सोलन के बीच 2 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया था। इसके लिए रेलवे ने पिछले सोमवार को कालका से सोलन तक रेल मार्ग पर ट्रायल किया, जो सफल रहा था। ट्रेनों की समय सारिणी। ट्रेन संख्या 04506 सुबह 4:30 बजे कालका रेलवे स्टेशन से चलेगी और सुबह 8:45 बजे तारादेवी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04505 सुबह 11 बजे तारादेवी रेलवे स्टेशन से चलेगी और दोपहर बाद 4:15 बजे कालका पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन संख्या 04516 दोपहर 12:10 पर कालका स्टेशन से चलेगी और दोपहर 4:40 पर तारादेवी पहुंचेगी। यह ट्रेन संख्या 04515 शाम को 6:40 पर तारादेवी से चलेगी, जो कि रात 11:05 पर कालका पहुंचेगी। सीर खड्ड में डूबने से 2 ITI छात्रों की मौत। घुमारवी में पुलिस ने पानी से निकालकर पहुंचाए अस्पताल। पुलिस थाना घुमारवी के तहत सीर खड्ड में डूबने से ITI के 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रिंस पुत्र ठाकर दास निवासी गांव दख्यूद डंगार तथा युवराज पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव कोटला तहसील बलदवाड़ा जिला मंडी के रूप में हुई है। ITI के छात्र मोरसिंघी कस्बे में बिजली का काम करने गए थे, जब वापस आते वक्त कसोहल पुल पर बाइकें खड़ी की खड्ड में नहाने चले गए। इसी दौरान घुमारवी पुलिस थाना प्रभारी विपिन चौधरी अपनी टीम के साथ कुठेड़ा क्षेत्र में चल रही खेलकूद प्रतियोगिताओं में व्यवस्था बनाने के लिए जा रहे थे। थाना प्रभारी ने पुल के ऊपर खड़ी बाइक्स को देखा। पुलिस की टीम वहां पर रुकी तो नीचे की तरफ से बचाव की आवाजें आ रही थी। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ खड्ड की तरफ चले गए। पुलिसकर्मी प्यारेलाल ने दोनों युवकों को बाहर निकाला तथा सिविल अस्पताल घुमारवी पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। DSP घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। धान की फसल बेचने को धड़ाधड़ बुकिंग शुरू। विभाग के पोर्टल पर 352 किसानों ने करवाया पंजीकरण, 100 टोकन जारी।
प्रदेश में धान खरीद केंद्रों में धान की फसल बेचने के लिए किसान विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। विभाग के पोर्टल पर वीरवार तक प्रदेश के 352 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के सिरमौर जिला से 229, बिलासपुर से 1, चंबा से 1, कांगड़ा से 9, ऊना से 1 और सोलन जिला से 111 किसानों ने धान की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए हैं। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए hpppp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने पर किसानों को टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर अपलोड करें आधार, बैंक अकाउंट नंबर। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार व बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान धान खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। विभाग द्वारा किसानों के लिए धान खरीद के पंजीकरण के तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगा। ECHS कार्ड लेना भूल गए पूर्व फौजी। ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर में पूर्व सैनिक व उनके आश्रित ECHS कार्ड लेने आगे नहीं आ रहे हैं। पॉलिक्लिनिक हमीरपुर में वर्ष 2018 से 2021 तक करीब 1510 कार्ड पड़े हुए हैं। पूर्व सैनिकों ने जिस मोबाइल नंबर पर एक्स कार्ड के लिए पंजीकरण किया था, उस पर अब कोई संपर्क नहीं हो रहा है। ऐसे में ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ECHS कार्ड जल्द से जल्द लेने की अपील की है, ताकि उन्हें ECHS की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, क्योंकि इसके लिए उनके पास कार्ड का होना अनिवार्य है। इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यह कार्ड ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर में पहुंचते हैं, लेकिन कई पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों ने आज तक अपने कार्ड रिसीव नहीं किए हैं। अधिकतर जिन मोबाइल नंबर पर एक्स कार्ड के लिए पंजीकरण किया गया था, उनमें संपर्क नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2018 से 2021 तक के कार्ड ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर में पड़े हुए हैं। वर्ष 2018 के 30, वर्ष 2019 के 215, 2020 के 750 और वर्ष 2021 के 515 कार्ड अभी तक किसी ने नहीं लिए हैं। ऐसे में 4-5 वर्षों में जिन पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों ने ECHS कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उनके कार्ड ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर पहुंच चुके हैं। ऐसे पूर्व सैनिक व उनके आश्रित ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर से अपना कार्ड ले सकते हैं। पॉलिक्लिनिक में कार्ड के पहुंचने के बाद 90 दिन के भीतर कार्ड को एक्टिवेट करना अनिवार्य होता है। अगर कोई कार्ड धारक ऐसा नहीं करता है, तो उसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है और उसको रीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है।
पॉलीक्लिनिक हमीरपुर के अधिकारियों ने सभी पूर्व सैनिकों को उनके आश्रितों से इस एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। वहीं अपने कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ECHS की एंड्रॉयड ऐप भी है, जो गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। जो फोन नंबर पंजीकृत करवाया होगा, उसी से ऐप पर पंजीकरण होगा। वहीं जो बुजुर्ग स्वयं यह ऐप चलाने में सक्षम नहीं है, वे परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। दिल्ली से जुड़े हिमाचल के चिट्टा गैंग के तार पुलिस ने नाबालिग लड़की के नेटवर्क में शामिल युवक को किया गिरफ्तार। हिमाचल पहुंच रहे चिट्टा तस्करों के तार दिल्ली से जुड़ गए हैं। ठियोग पुलिस की टीम ने बीते दिनों ठियोग में चिट्टे के साथ पकड़ी गई दिल्ली की एक नाबालिग लड़की के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोटखाई में साउथ दिल्ली के युवक को नशे के साथ पकड़ा है। SP शिमला संजीव गांधी ने पुलिस अफसरों को शिमला में चिट्टा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसके बाद शिमला में पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर नकेल कसी हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। शिमला में चिट्टा तस्करी में जुटी दिल्ली की गैंग का ठियोग पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के युवक और युवतियां शिमला में चिट तस्करों की गैंग में शामिल है। बीते दिनों शिमला के ठियोग में पुलिस ने दिल्ली की एक नाबालिग लड़की को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की के कब्जे से 20.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने चिट्टे के साथ पकड़ी गई आरोपी नाबालिग लड़की के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोटखाई में साउथ दिल्ली के एक युवक को चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान विवेक चौहान 23 वर्षीय निवासी मैदानगिरी फेस 2 साउथ दिल्ली के रूप में हुई है। HDM नशे के सौदागरों पर पुलिस की पैनी नजर। DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि पुलिस चिट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। DSP ने कहा कि पुलिस ने बीते दिनों चिट्टे के साथ पकड़ी गई नाबालिग लड़की के लिंकेज के आधार पर कोटखाई में साउथ दिल्ली के एक और युवक को 10.70 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। DSP ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।